बारिश में ऊपर देवरानी, नीचे गरीब जेठानी का बंटवारा। झोपड़ी में रहने वाली निशा की शादी अपने पड़ोस के ही 2 मंजिला मकान में हुई थी। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे और अब भी वो अपनी सास का दिल नहीं जीत पाई थी। ऐसे ही एक दिन निशा हाथों में झाड़ू लिए घर के अंदर आती है और उसे देखते ही आशा उस पर गुस्सा करती है। आ गई अपनी झोपड़ी साफ करके, दहेज में तो कुछ लाई नहीं और इस घर का काम छोड़कर चली जाती है उस झोपड़ी की सफाई करने। माँ जी, आप तो जानती है ना कि मेरी माँ कितनी गरीब थी, वो कहाँ से देती दहेज। अब आप दहेज के लिए मुझे बोलना बंद कीजिए, रवि जी के आने का समय हो रहा है। हाँ तो इसी फिरात में रहती है ना कि मेरा बेटा आए और जाकर तू उसे चुगली कर दे। अगर तुझे उससे चुगली करनी है ना तो जाकर कर दे, और कर दे बंटवारा। आशा अपनी बहू को सुनाकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पंडित जी दिवाकर के लिए रिश्ता लेकर आते हैं और सब चाय नाश्ते के साथ हॉल में बैठकर लड़की की फोटो देखते हैं। आशा बहन, मैं तुम्हारे बेटे के लिए बिल्कुल वैसा ही रिश्ता लेकर आया हूँ जैसा तुम चाहती थी। लड़की का परिवार बहुत अमीर है और वो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी है, तो तुम चिंता मत करो, भरकर दहेज मिलेगा। पंडित जी, दहेज नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। हमें तो बस बड़ी बहू के जैसी छोटी बहू चाहिए, शांत और संस्कारी। आप रहने दीजिए। अपने पड़ोस वाले गरीब दोस्त के जाने के बाद उसकी बेटी का ख्याल रखने का वादा किया था आपने, पर आपने तो हमारी इस गरीब पड़ोसन की बेटी से ही हमारे बेटे की शादी करवा दी, जो दहेज में कुछ नहीं लेकर आई। पंडित जी, मेरी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ है। विनोद ने अपने बड़े बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से की थी, इसलिए शांति इस बार अपने छोटे बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करती है। कुछ दिनों में जब आशा अपने पूरे परिवार के साथ अपनी छोटी बहू सपना को देखने के लिए जाती है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आप बस ये बताओ कि शादी की डेट कब डालनी है। बहन, शादी की तारीख भी डल जाएगी, पर उससे पहले कुछ दहेज की बातें कर लेते। हमारी एक ही बेटी है और हम उसे खाली हाथ विदा नहीं करना चाहते। आपको अपनी बेटी को जो देना है वो दीजिए, पर हमें दहेज नहीं चाहिए। अंकल जी, ये तो आपका बड़प्पन है, पर हमारा तो फर्ज बनता है, इसलिए हम अपनी बहन को दहेज का सारा सामान देंगे और कुछ कैश और गाड़ी भी, ताकि मेरी बहन ससुराल में भी राज कर सके। लड़की वाले खुद दहेज देने को तैयार होते हैं, इसलिए आशा भी पीछे नहीं हटती और घर आकर अकेले में अपनी बड़ी बहू से सुनाती है। देखा ना तूने, तेरी होने वाली देवरानी कितनी अमीर है। हमारे मना करने के बाद भी वो लोग दहेज देना चाहते हैं, और एक तेरी वो गरीब माँ थी जो तुझे 2 जोड़ों में विदा करके इस दुनिया से चल बसी। दादी, आप माँ को हर वक्त क्यों डांटती हो? अगर पापा को पता चल गया तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। बड़ी आई पापा की चमची, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। मेरे बेटे से चुगली करती है मेरी, ताकि घर का बंटवारा हो जाए। अगर तेरी माँ चुगली करना भूल जाए तो तू कर देना अपने बाप से मेरी चुगली। आशा अपनी बहू और पोती को डांट कर अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं उदास निशा अपने बगल में बना छोटा सा कच्चे से मकान में जाती है और अपनी माँ की फोटो देखकर बहुत रोती है। समय गुजरता है, देखते ही देखते दिवाकर की शादी का दिन नजदीक आ जाता है और शादी से पहले निशा अपनी होने वाली देवरानी का कमरा सजाती है और कमरा सजाते हुए उसे अपनी माँ की याद आती है कि वो कैसे शादी वाले दिन घर को सजा रही थी और उसके बाद उसको तैयार कर रही थी। आरती की माँ उसे चुन्नी उड़ाकर उसके माथे को चूमने के बाद उससे कहती है, आज तेरी शादी है, अब तू मेरी बेटी से किसी के घर की बहू बन जाएगी, पर हमेशा अपनी सास को माँ ही समझना, चाहे वो तुझे कितना भी सुनाए, और हाँ, घर को हमेशा जोड़ के रखना। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी ये बात हमेशा याद रखूंगी। अपनी माँ को याद करते हुए निशा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ, जब से तुम गई हो कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि घर जोड़ के रखूं, पर फिर भी मेरी सास को लगता है कि मैं इस घर का बंटवारा चाहती हूँ। अगर तुम जिंदा होती तो मुझे बताती कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी सास मुझसे खुश हो जाए और उनकी सारी गलतफहमी खत्म हो जाए। निशा अपने हाथों से अपनी देवरानी का कमरा तैयार करके बाहर जाती है और दिवाकर अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आपने मेरा कमरा सजाया है तो अच्छा ही सजाया होगा, और आप खुश तो है ना? बहुत जल्द आपकी देवरानी आने वाली है। हाँ देवर जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी देवरानी अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी है। वो आएंगी, उसके साथ रहकर मैं कुछ नई चीज सीख पाऊंगी। मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगी, कभी घर में मुझे अकेला महसूस नहीं होगा। आज आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब आप ही जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए।
आप गर्भवती है, ऐसे में बारात तो नहीं जा सकती, पर मुझे घोड़ी चढ़ते हुए तो देख सकती है ना। निशा का 8वां महीना चल रहा था, पर ऐसी हालत में भी वो न सिर्फ अपने घर के सारे काम निपटाती है बल्कि अपनी बेटी को भी संभालती है और शादी में भी सारे काम अकेले करती है। बहुत जल्द दिवाकर की शादी हो जाती है और निशा की अमीर देवरानी अपने साथ काफी सारा दहेज लेकर आती है। घर के बाहर और एक और नौकरानी खड़ी होती है, तो वहीं घर के अंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, अलमारी जैसे घर की जरूरत की सारी चीज भरी होती है। अरे बहू, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना तू अपने साथ दहेज लेकर आ गई, और साथ में एक नौकरानी भी। चलो आशा, तुम्हारे सपने तो पूरे हुए। बहू अब तुम भी जाकर आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। चलो सपना, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाती हूँ। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है। निशा अपनी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाती है, तो वहीं दिवाकर, रवि और विनोद मिलकर दहेज का सारा सामान को सेट करवाते हैं। अब अगली सुबह आशा अपनी अमीर बहू को उठाने के लिए जाती है, पर सपना है जो उठने का नाम ही नहीं लेती और आशा से बोलती है, अभी तो सुबह के सिर्फ 8 बज रहे हैं, मैं 9 बजे तक उठती हूँ, और मैंने सुना है अगर नई बहू बने हुए खाने को हाथ भी लगा दे तो भी उसकी पहली रसोई मानी जाती है। तो आप खाना बनाकर रखो, मैं आकर हाथ लगा दूंगी। बोल तो तू अब बिल्कुल सही रही है बहू। चल ठीक है, तू आधा घंटा और आराम कर ले, खाना बड़ी बहू बना देगी। क्योंकि सपना काफी सारा दहेज लेकर आई थी, इसलिए आशा सपना को पलकों पर रखती है और रसोई में जाकर निशा को सारा खाना बनाने को कहती है। अकेली निशा सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। कुछ ही देर में सपना भी तैयार होकर नीचे आती है और सभी को खाना परोसती है। जल्दी से सब खाकर बताओ मेरी छोटी बहू ने खाना कैसा बनाया है, आखिर आज उसकी पहली रसोई थी। सपना, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मुझे अपनी बड़ी बहू की पहली रसोई याद आ गई। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का नेक। इस तरह सपना बिना कुछ करे सारा क्रेडिट ले लेती है और आशा हर वक्त अपनी छोटी बहू के आगे पीछे घूमती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से तेज बारिश होने लगती है और सपना बालकनी पर खड़े होकर हाथ बाहर निकालकर बारिश को एंजॉय कर रही होती है। तभी वहां आशा आती है और अपनी सास को देखकर सपना आशा से बोलती है, माँ जी आ गई आप? मैं आपको बताना भूल गई, आज बारिश हो रही है ना, तो इसीलिए दहेज में जो मेरे साथ मेरी नौकरानी आई थी वो आज काम पर नहीं आ पाएगी, और बारिश में तो हर किसी को चाय पकौड़े समोसे पसंद होते हैं। आप जेठानी जी से बोलिए ना कि वो मेरे लिए चाय पकौड़े समोसे बना ले। इसके लिए भी तुझे मुझे कहना पड़ेगा बहू, ये तेरा ही घर है, तुझे जो करना हो तू कर, और तुम बिल्कुल भी मत डरना अपनी जेठानी से कुछ कहने में। अगर वो कभी तेरी बात ना माने तो मुझे बताना। दहेज में तो कुछ लेकर नहीं आई, पहली औलाद भी बेटी हुई है, आज तक उसने मुझे खुश नहीं किया है, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तेरी बात टाले। आखिर तूने हमारा घर खुशियों से भरा है और मुझे पूरी उम्मीद है तू ही मुझे इस घर का पहला वारिस भी देगी। सपना के कहने पर आशा नीचे सीढ़ियों से उतरकर निशा के पास जाती है और उसे चाय पकौड़े समोसे बनाने को कहती है। अकेली निशा सबके लिए चाय पकौड़े समोसे बनाती है और हाथों में चाय पकौड़े समोसे लेकर सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर जाती है और बालकनी में लगी टेबल पर खाने का सामान रख देती है। कुछ देर में सपना और आशा वहां आते हैं और निशा को सुनाना शुरू कर देते हैं। दीदी आप गरीब घर से हो, फिर भी आपकी माँ ने आपको सिखाया नहीं क्या कि खुले में खाना नहीं रखना चाहिए, बारिश हो रही है, बारिश का पानी बालकनी में आता है, समोसों में चला जाता तो? अरे बहू, ये मोटी बुद्धि है, इसके पास अकल हो जब तो कोई काम सही से करे। निशा ने सोचा था कि सपना के आने के बाद उसे एक दोस्त, एक बहन मिलेगी और वो सपना के साथ अच्छे से रहेगी, पर सपना का बर्ताव देखकर निशा को काफी बुरा लगता है और वो सीढ़ियां उतरकर रोते हुए अपने कच्चे मकान में जाकर अपनी माँ की फोटो देखकर बैठकर रोने लगती है। माँ, मेरे सारे सपने फिर से टूट गए। मुझे लगा मेरी देवरानी मेरे साथ रहेगी, पर वो भी माँ जी की तरह है। माँ जी को हर वक्त देवरानी जी ही नजर आती है, वो तो बस यही चाहती है कि मैं उनकी नजरों से दूर हो जाऊं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? निशा अपनी माँ को याद कर ही रही होती है कि तभी वहां रवि आता है। अरे तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। देखो मैं सबके लिए आलू की कचौरी लेकर आया हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस माँ की याद आई तो इस बारिश में अपने घर आ गई। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे माँ मेरे साथ हैं। अच्छा, आप घर में चलो, सब साथ में बारिश के मजे लेते हुए कचौड़ियाँ खाएंगे। रवि छाता लेकर निशा के साथ अपने पड़ोस वाले घर में जाता है, जहाँ पूरा परिवार बालकनी पर बैठकर आलू की कचौड़ियाँ खाता है और बारिश को एंजॉय करता है।
पर इस बीच भी आशा बार बार ऐसी हालत में निशा को किसी न किसी काम से नीचे भेजती है। भाभी आप बैठो, अब मैं नीचे से सामान ले आता हूँ। माँ आपको दिखाई नहीं देता कि भाभी गर्भवती है, और हमारे घर में जो नौकरानी आई थी वो क्यों नहीं आ रही? दिवाकर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कुछ दिनों से रुक रुक कर कितनी बारिश हो रही है। बेचारी मेरी नौकरानी का घर बहुत दूर है, कैसे आएगी इतनी दूर से? इसलिए जब तक बारिश रहेगी वो नहीं आएगी। सपना की बात सुनकर दिवाकर नीचे से कुछ बर्तन लेकर आता है और पूरा परिवार बारिश के मजे लेते हुए कचौड़ियां खाता है। समय गुजरता है और रवि की अचानक से जॉब चली जाती है और वो कमरे में जाकर निशा को बैठाकर ये सब बताता है। अब तो मेरी जॉब भी नहीं है, सारी जिम्मेदारी दिवाकर के कंधे पर है, और तुम गर्भवती हो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। जॉब जाने की वजह से आशा अब और अपनी बहू से चिढ़ने लगती है, और जब जब रवि नौकरी ढूंढने जाता तो रवि की गैर मौजूदगी में बार बार आशा निशा को खरी खोटी सुनाती है। ऐसे ही एक दिन तबीयत ठीक न होने की वजह से निशा सपना के कमरे में सफाई नहीं करती, और इस बात के लिए आशा और सपना निशा को खरी खोटी सुनाने के लिए उसके कमरे में आती है, जो कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। पर आशा के आते ही निशा उठ बैठ जाती है। जलती है ना मेरी बहू से, क्योंकि वो दहेज में इतना सब कुछ लेकर आई। मुझे लगा था कि तू सिर्फ बंटवारा करवाना चाहती है, पर तू तो मेरी बहू से भी जलती है। सपना, अगर एक दिन मैंने तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं करी तो क्या तुम नहीं कर सकती? मेरा 8वां महीना चल रहा है, और माँ जी मैं क्यों जलूंगी अपनी देवरानी से? तुझे गरीब की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को आग दिखाने की और मुझे ऊंची आवाज में बात करने की? इतना बोलकर आशा जैसे ही निशा पर हाथ उठाती है तभी वहां रवि आ जाता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उससे कहता है, अब मुझे समझ आया क्यों मेरी बीवी को अपनी माँ की याद आती थी, क्योंकि आपने निशा को नौकरानी बनाकर रखा है। माँ आपको यही लगता था ना कि निशा बंटवारा चाहती है, पर उसने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं कही। पर मुझे सब पता है, और अब मैं बंटवारा चाहता हूँ। नहीं रहना मुझे उस घर में, नहीं रहना जहां मेरी बीवी की इज्जत नहीं है। अपनी माँ की बातें सुनकर रवि अपनी बीवी, बच्चे और जरूरत का सामान लेकर घर से निकल जाता है। बारिश हो रही थी। एक छाते में निशा सामान लिए थी, वहीं दूसरे में रवि अपनी बेटी के साथ था। ये आपने सही नहीं किया, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, नानी का घर तो दादी का नहीं है, तो क्या हम उसमें नहीं रह सकते? गुड़िया ने सही कहा, अब हम तुम्हारी माँ के घर में रहेंगे। इतना बोलकर रवि अपनी बेटी और बीवी के साथ अपने घर के पड़ोस में बने निशा की माँ के झोपड़े में जाता है। ये सब देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी छोटी बहू के साथ ऊपर बालकनी से रवि को अपने परिवार के साथ उस कच्चे मकान में जाता हुआ देखती है। देख रही है बहू, इस लड़की ने बंटवारा करवा ही दिया। जब 4 दिन बीवी बच्चे लेकर इस टूटे मकान में रहेगा ना इस बारिश में, तब अपने आप अकल आ जाएगी इसे। माँ जी जाने दीजिए उन्हें। आप देखिए मौसम कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बारिश हो रही। मैंने तो बाहर से पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मंगवा दिए हैं। अब जैसे हमारा ऑर्डर आएगा हम यही बालकनी पर बैठकर बारिश के मजे लेकर खाना खाएंगे। और माँ जी, जब तक मेरी नौकरानी नहीं आ जाती आपको ही खाने का इंतजाम करना होगा। बना लोगी ना खाना? मैं अगर बनाऊंगी तो मेरा 50,000 का मैनिक्योर खराब हो जाएगा। हाँ बहू, मैं बना लूंगी। कुछ ही देर में बारिश और तेज हो जाती है और थोड़ी देर में सपना का ऑर्डर भी आ जाता है और सपना अपनी सास के साथ बालकनी पर बैठकर खाने को एंजॉय करती है। तो वहीं कच्चा मकान होने की वजह से घर में और जमीन में सीलन आने लगती है। कच्चा और पुराना घर होने की वजह से पूरे घर में और दीवार में सीलन आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं छत न टपकने लगे। अब निशा जमीन पर पन्नी लगाकर बिस्तर बिछाती है और पूरा परिवार सो जाता है। आधी रात को बारिश तेज होने की वजह से निशा के घर की छत टपकने लगती है। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, घर की छत बहुत ज्यादा टपक रही है, देखो मैं गीली हो रही हूँ। अब हम क्या करें? जिस चीज का डर था वही हुआ। कोई बात नहीं बेटा, इस तरफ छत टपक रही है, घर का दूसरा कोना भी सही है, हम उस तरफ सो जाते हैं। निशा और रवि अपना बिस्तर घर के दूसरे कोने में लगा लेते हैं। अब निशा और रवि बैठकर सारी रात गुजारते हैं तो वहीं गुड़िया जमीन पर सोती है। अगली सुबह होते ही आशा घर में ब्रेड पकौड़े बनाती है। सुबह भी हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और पूरा परिवार वहीं बालकनी पर बैठकर चाय और ब्रेड पकौड़े खा रहा होता है। तो वहीं रवि पास से पन्नी और सूखी घास का जुगाड़ करके लाता है। देख रहे हैं आप, आपकी पसंद की बहू ने क्या किया। आज मेरा बेटा कैसे मजदूरों की तरह काम कर रहा है इस टूटे घर की छत को ठीक करने के लिए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कभी अपनी बड़ी बहू को बहू नहीं समझा। इधर सास ससुर लड़ रहे थे, उधर निशा ने सीढ़ियां पकड़ी और रवि उससे कहता है,
निशा, मैं अभी टेम्परेरी छत की मरम्मत कर देता हूँ ताकि छत टपकनी बंद हो जाए। जैसी नौकरी लगेगी घर की मरम्मत भी करवा दूंगा। अकेले रवि निशा के साथ मिलकर बांस की सीढ़ी पर चढ़कर छत पर पन्नी लगाता है और उस पर सूखी घास रख देता है। पर सूखी घास और खराब पन्नी ज्यादा देर बारिश को रोक नहीं पाती और दिन में जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर घर में खाना खा रहा होता है तो खिड़की और दरवाजे से बारिश के पानी के छींटे आने लगते हैं और दूसरी तरफ से भी छत टपकने लगती है और बारिश का सारा गंदा पानी उनके खाने में आ जाता है। माँ, अब तो पहले से भी ज्यादा छत टपकने लगी। पापा ने जिधर से छत ठीक करी अब बस वही जगह ठीक है। मेरे खाने में भी बारिश का पानी आ गया है, अब मैं नहीं खाऊंगी। एक समय था जब मैं पूरा घर संभालता था और आज मैं इतना लाचार हूं कि तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने जो किया हमारे लिए वो बहुत है। मैं अभी बाहर से कुछ ईंट और मिट्टी लेकर आती हूँ ताकि घर का चौखट ऊंचा कर सकूं, वरना बारिश का पानी घर में आ जाएगा। निशा और रवि बाहर जाते हैं और बाहर से ईंट और मिट्टी लेकर आते हैं और दरवाजे के बाहर लगा देते हैं ताकि बारिश का पानी घर में न जाए। ये सब देखकर सपना और आशा उनके पास आते हैं और उनकी गरीबी का मजाक बनाते हैं। जेठ जी, इसीलिए कहते हैं गुस्से में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी फिक्र कीजिए। इस बारिश में तुम्हारी नौकरानी नहीं आने वाली, हम तो अपना काम खुद कर लेंगे, पर तुम लोगों का क्या होगा। रवि सपना और अपनी माँ को जवाब देकर अंदर चला जाता है। इसी तरह समय गुजरता है और रवि की नौकरी लग जाती है और वो अपने घर की मरम्मत करवाना शुरू कर देता है। तो वहीं सुबह शाम बारिश होने की वजह से नौकरानी भी घर आना बंद कर देती है, जिस वजह से घर की सही से सफाई नहीं हो पाती, खास तौर पर बालकनी की। अब बालकनी गंदी रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन अचानक से बारिश शुरू होती है और सपना रील बनाने के लिए बालकनी पर आती है और जैसी रील बनाना शुरू करती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तभी आशा हाथ में खाना लेकर आती है। अरे बहू, तू गिर कैसे गई? 2 दिन से तूने बालकनी की सफाई नहीं करी। देख कितनी गंदी बालकनी है, पेड़ पौधे भी बालकनी पर ही हैं। अब लापरवाही करेगी तो गिरेगी ही ना। एक नंबर की काम चोर है तू। तुझसे तो अच्छी मेरी गरीब बहू थी। भले ही दहेज में कुछ नहीं लेकर आई थी, पर सारा काम अच्छे से करना जानती थी। अगर इतना ही प्यार उस गरीब से है तो रोक लेती, जाने क्यों दिया? मैं घर की नौकरानी नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना दहेज इसलिए नहीं दिया ताकि मैं यहाँ नौकरों की तरह काम करूँ। सपना मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है और सामान पैक करने लगती है। कुछ ही देर में बालकनी गंदी और बारिश होने की वजह से मेंढक और जोंक बालकनी पर आशा को दिखाई देते हैं, जो उसकी तरफ आ रहे थे, जिन्हें देख वो हड़बड़ी में भागती है और बहू के कमरे में जाती है। देख बहू, तेरी लापरवाही की वजह से इस बारिश में मेढक और जोंक भी आने लगे हैं घर में। ये सब मेरी लापरवाही से हुआ है ना, तो मैं जा रही हूँ। सही किया जेठानी जी ने बंटवारा करके। सपना और आशा के बीच में बहस हो रही होती है कि तभी दिवाकर परेशान बारिश में भीगते हुए घर आता है। आपको क्या हुआ और आप इस बारिश में भीगते हुए क्यों आए हैं? सब खत्म हो गया। इस बारिश की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब पता नहीं इस बारिश में कब तक नौकरी मिलेगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी अपने भैया को फोन करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मदद के लिए सपना बार बार अपने भाई को फोन करती है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब यह है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हमने तुम्हारी शादी करवा दी है, अब अपना घर संभालो। दहेज में भी सब कुछ दिया है, फिर किसके लिए फोन कर रही हो? भैया, मेरे पति की नौकरी चली गई, इसलिए आपकी मदद चाहिए थी। अरे सारी जिंदगी क्या हम तुम्हारी ही मदद करते रहेंगे? अब फोन रखो और अब माँ को फोन मत कर लेना, क्योंकि पापा का बिजनेस अब मैं संभाल रहा हूँ, तो घर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ, समझी? बिजनेस भाई के हाथ में आने के बाद उसके तेवर बदल चुके थे और वो अपनी बहन की मदद नहीं करता। तभी कमरे में विनोद आता है। क्या हुआ बहू, तुम्हारे भाई ने फोन रख दिया क्या? तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता? आशा, अगर तुमने बहू पर उस दिन हाथ न उठाया होता, बड़ी बहू के साथ ऐसी बदसलूकी न की होती, तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। तुम्हें क्या लगा कि बंटवारा होने के बाद रवि नीचे उस टूटे मकान में अच्छे से नहीं रह पाएगा? देखो उसकी कितनी अच्छी नौकरी लग गई और 1 महीने के अंदर उसने अपने घर में काम करवाना भी शुरू कर दिया। और हम एक देखो सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। माँ, सपना, अब भैया ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए, वरना आने वाले समय में हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। दिवाकर की नौकरी जाने के बाद सपना को अपने मायके से ठोकर मिलती है, जिसके बाद आशा और सपना का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है और पूरा परिवार बारिश में रवि के पास जाता है और हाथ जोड़कर आशा से माफी मांगते हैं।
बहू मुझे माफ कर दे, तू दहेज नहीं लेकर आई इसलिए मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, पर दिवाकर की भी नौकरी चली गई है। इस बारिश में घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा। तेरे पापा भी काम नहीं करते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे और पोती के साथ वापस घर में आ जा ताकि रवि घर संभाल सके। आज जब हमारी जरूरत पड़ी तो हमारे पास आ गई। क्या हुआ, अमीर बहू के मायके वाले काम नहीं आए? अरे जब दहेज का सामान काम नहीं आ रहा तो हमारे पास आ गए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, पर मैं आपका बेटा हूं, इसलिए बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, चिंता मत कीजिए। जैसे मैं पहले अकेले घर चलाता था वैसे ही अब भी दोनों परिवार चला लूंगा। रवि अपने परिवार की मदद करने के लिए तो मान जाता है, पर वो अपने घर नहीं जाता और उस टूटे मकान की मरम्मत करवा कर उसी घर में रहता है। साथ ही अपने परिवार को भी पूरा खर्चा देता है। कुछ ही दिनों में निशा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उसी के साथ दिवाकर की भी नौकरी लग जाती है।